आपने किए क्वेश्चंस। एक्चुअली मैं थोड़ी कल प्लानिंग भी कर रहा था कि अपने को आगे डिस्कशन वगैरह की कितना, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि आपको कितना बायोमोलिक्यूल्स दिया होमवर्क में, है ना। हाँ, तो हाँ, रेस भी ये था। तो रेस के आंसर्स मैंने ग्रुप में डाल दिया, आपने थोड़ा चेक कर लिया, है ना। हाँ, तो अभी चेक कर लेते हैं। और फिर जैसे क्या है कि अपना जो भी होमवर्क वगैरह बचा है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए चाहे कुछ जैसे कुछ क्लास लगानी रहेगी, मतलब जैसे इस वीक में ऑफिशियली तो ऑर्गेनिक का एंड हो रहा है, लेकिन उसके बाद में जो आगे के वीक है उसमें अगले वीक में तो नहीं, अगले वीक में बाकी 3 सब्जेक्ट का पूरा है, लेकिन उसके अगले वीक में फिर से एक स्लॉट ऐसे खाली है जहां क्लास लग सकती है। अभी मैं बात भी करके आया हूँ, तो इसलिए फिर अभी जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, आप भी थोड़ा थोड़ा कर पाए ये, और फिर कुछ बच गया डिस्कशन वगैरह में कुछ छोटा मोटा कुछ भी, तो वो भी आपका कंप्लीट ही करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा लगना। तो अभी देखो रेस नंबर बताइए कौन सा। 32 देखिए। चलिए अब देखो रेस 32, रेस 32 में अप टू 3 चेक करें। थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखो थर्ड क्वेश्चन में आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बनी है, इस तरह से ये है, और इसके बाद में यहाँ इस तरह से ये बनी। अब इसके अंदर क्या करें हम लोग कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाए। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाए, इसमें क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके अलावा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इस तरह से ये आ गया। तो इन जनरल तो जो चार्ज स्पीसीज होती है वो इतनी स्टेबल नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहां चार्ज वाली स्पीसीज जो है वो स्टेबल हो जाती है। कि देखो यहां से ये रिंग कैसी हो गई, एरोमेटिक, और यहाँ पे ये रिंग कैसी हो गई, एरोमेटिक। तो मोर स्टेबल कौन सी है, ये। ऐसे ही देखो ये एक इस तरीके से आयन होता है, ये अपन बोले क्या एरोमेटिक है, यस एरोमेटिक है। उसकी एरोमेटिसिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ, तो मतलब ऐसे कंपाउंड जो आयोनाइज होने पर एरोमेटिक हो उनको क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जैसे ये दोनों एक फॉर्म होगी, जैसे ये एरोमेटिक है यहाँ ये, तो इसमें भी इन जनरल चार्ज स्पीसीज लेस स्टेबल, लेकिन इस वाले केस में ये स्टेबल होगी। ऐसे ही इस वाले केस में क्योंकि पॉजिटिव आने की वजह से सारा रिंग ऐसे हो रहा है। और एक और केस होता है एजुलिन। एजुलिन को ऐसे ध्यान रखो, 7 मेंबर रिंग विद 5 मेंबर रिंग। इसमें यहाँ पाई बॉन्ड, इधर ये आया, और इधर ये। एजुलिन के अंदर जब हम लोग इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करते हैं, उससे दोनों रिंग बेंजीनोइड 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली हो जाती। यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर ये बॉन्ड यहां आया नेगेटिव चार्ज। देखो डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग, और यहाँ ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग। तो एजुलिन के बारे में ये बोला जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, लेकिन एजुलिन में कुछ डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह की फॉर्म में रहता है जहां एक रिंग पॉजिटिव एक रिंग नेगेटिव, कुछ पोलरिटी इसमें ऑब्जर्व होती है। तो ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल ये है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे आयनाइजेशन की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है ना। इनके अंदर आप ऐसे देखिए, दोनों रिंग एरोमेटिक, यहाँ एरोमेटिक ये, और वहां पे भी दोनों की दोनों रिंग बेंजीनोइड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली। बताइए फर्स्ट के डी में देखो मैक्रीन कौन से दिमाग में है, SN2AR, वो दिमाग में आना चाहिए। देखो एरोमेटिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यार ये बात अब 3-4 बार आ गई, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में लीजिए कि यदि बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा है और साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर SN2AR, बताओ उसके लिए क्या कंडीशन होता है, हेलोजन की ऑर्थो या पैरा पे क्या होना चाहिए, विथड्रॉइंग। तो इन दोनों हेलोजेंस में ये देखो किसके ऑर्थो पैरा पे ये लगा हुआ है, ठीक है।
तो इससे चलिए अप टू 6 चेक करिए। 6 क्वेश्चन में आपको एक कार्बोनिल ग्रुप को तो कन्वर्ट करना है और एक को प्रोटेक्ट करना है। तो कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए क्या काम में लेते हैं आप लोग, मतलब एसिटल फॉर्मेशन वाला, है ना। जैसे अभी इसका जैसे हमें नेम बोलना हो ना, जैसे इसका नेम तो ग्लाइकोल बोल सकते हैं या इथाइलिन ग्लाइकोल, जो हमने टेरिलीन बनाने में काम में ये लिया था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि बताओ, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव कौन सा, एल्डिहाइड। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका जैसे इसका रिएक्शन सबसे पहले तो इससे करा दो ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए, फिर सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या काम में ले लो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर सेफ रहता है क्योंकि यदि क्लेमेंशन देंगे तो एसिडिक मीडियम से तो एसिटल के टूटने का डर रहेगा, और फाइनली फिर क्या हुआ, एसिटल को ब्रेक कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, है ना, इस तरह। अप टू 6 और कोई बात है देख सकते हैं। चलिए अब अप टू 10 चेक करिए। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th में क्या रहा डाउट, 4 आंसर आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल विच गिव एज ए, तो आपका किस किस से आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है, पहला दूसरा पांचवा छठा, तो मतलब थर्ड फोर्थ को हम चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले में देखो OH हटेगा, और हाँ तो थर्ड से बन रहा है, देखो देखिए आप, थर्ड से बन रहा है। इसके अलावा यहाँ ये बना, और ये इससे भी बन रहा है, फोर्थ से भी बन रहा है, देखो थर्ड फोर्थ दोनों से बने, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिए। अप टू 10 और कोई डाउट है तो चेक करिए। हाँ जी, चलो देख लेते हैं, बोलो बन गया, मैं तो एक बताइए, बन गया, हाँ। 8th में आपसे आपने कौन कौन से किया, आपको क्या बनाना है 8th में, एक मिनट क्वेश्चन निकालने दो। आपको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताओ कौन कौन से बनाए आपने, आराम आराम, एक तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर नहीं फोर्थ में जो है ना आइसोसाइनाइड होता है ना, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड के केस में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक बन जाता है RNH2, और एक क्या बन जाएगा, एक कार्बन का एसिड यहां बन जाएगा, आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से। अच्छा 10 तक और चेक करिए। चलिए रेस नंबर 33 किया आपने, चलिए नहीं कोई बात, रेस नंबर 33 किया, हाँ। अब यदि किसी ने नहीं किया है तो कोई डाउट यदि इसके अलावा हो तो पूछ लेना अगले टर्न पे भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है कि पढ़ाने को तो थोड़ा बहुत ये रहा है, तो होमवर्क तो अपने को समेटना तो ये रहेगा ही ऑफिशियली एक बार ही। बाकी तो जब तक और भी कभी कोई रहेगा, मतलब ऑफिशियली एक बार हम लास्ट तक पूरा ये लेके जाएंगे कि भाई हम लोग, कि भाई हाँ, कि भाई और कुछ भी ऐसे सारा ये करके, तो उसके लिए। तो अब देखो 33 के आंसर आपको दिए, अप टू 3 चेक करिए। फर्स्ट का सी देखिए, कौन सी रिएक्शन है बताओ, हाँ हाँ वो देख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन यहाँ पे है। अब वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे आर, आर यहाँ है, कार्बेनाइन इज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, नहीं आर क्यों दिया इसका, नहीं इसमें तो क्या बनता है बताओ, फ्री रेडिकल, है ना। अब एक बार देख लेते हैं, सोडियम देखो, पी जैसे दिया है, फ्री रेडिकल फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट, और एस ए मेजर प्रोडक्ट इज हाइड्रोकार्बन। कार्बेनाइन क्यों दिया, कार्बेनाइन तो देखो आप यहाँ बनाओ, बी के अंदर आर दिया, बी के अंदर आर दिया हुआ रहेगा, हाँ तो इसको इसमें नहीं, इसमें क्या बनेगा बताओ, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन वगैरह का इनमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो कार्बेनाइन वाला हटाइए। जो वुड्स रिएक्शन है उसमें फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट यहाँ बनता है। हाँ जी, अप टू 3 चेक कर लीजिए। अच्छा अप टू 6 चेक करिए, देखिए अप टू 6 आप चेक कर सकते हैं। 6 तक चेक कर लिया आपने, है ना, चलो ठीक है। 9 तक, इसमें लास्ट तक 10 तक चेक कर लो। हाँ देखिए, एक्स यहाँ पे ये बना, तो इसके अंदर देखो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर तो अपन यहाँ क्या करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए CH3CH2 और COOH है, जैसे इस तरह से इसको यहां से तोड़ा, तो एक तो जैसे क्या पॉसिबिलिटी होती है, ये इसी से कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो एक तो ये बन जाता है। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये फ्री रेडिकल है यहाँ CH2, और ये दूसरा फ्री रेडिकल है CH3CH2,
अब जैसे क्या होता है, यहां से ये बोन टूटे डिसप्रपोर्शनेशन, लेकिन इसके होने की टेंडेंसी तब ज्यादा होती है जब दोनों के दोनों कैसे हो 3 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे केस में H यहाँ टूटकर एक तो क्या बन जाएगा CH3 और एक क्या बन जाएगा एल्कीन, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो अपने को यहाँ मेजरली कौन सा बोलना है जो आपस में कनेक्ट यहाँ पे हो रहा हो ना, इस तरीके से। तो इसके साथ देखो, तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर ये बनना होगा। हाँ 10th का ए देखिए, एसाइलोइन कंडेंसेशन, फिनाकोल वुड्स हॉन्स्टीकर, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसको देखो, वैसे तो ये सिलेबस, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, इसका कोई वो जैसे जैसे वो रहता है ना डिफरेंट टाइप की नेम रिएक्शन या कोई प्रोसेस होता है, वैसे ही ये प्रोसेस भी एक नेम, तो चाहेंगे तो मैं आपको ये करवा दूंगा। बाकी ये सब कोई ऐसा है नहीं, जैसे अपने को क्या रहता है, जैसे बिना को जैसे 4 ऑप्शन बनाने, तो उसमें जो था ठीक है, फिर जैसे ये दे दिया, जैसे डील सेल्डर रिएक्शन। अब डील सेल्डर रिएक्शन जैसे फेवरस की मैंने कराया, तो फेवरस की जैसे मान लो कहीं कोई क्वेश्चन बना के बताओ इनमें से ये कौन सा प्रोसेस नहीं हुआ, अब उसमें फेवरस की हो ही नहीं रहा। अब मान लो कोई स्टूडेंट जानता भी नहीं है और उसमें हो भी नहीं रहा, तो जो जानकारी है उसको हमने ले लिया। तो अब एक्स्ट्रा, अब जैसे डील सेल्डर रिएक्शन, उसको आईआईटी में भी नहीं है, ना सिलेबस में है, ना टेस्ट में आता है, तो नहीं कराते, लेकिन ऐसा है कि नहीं हमने को करना है तो फिर कर लीजिए, वो वाली बात है। तो ऐसे ही ये सब कंडेंसेशन वगैरह ये नहीं है, मतलब सिलेबस हो कोई भी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन वोश्चन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ऐसा है कि इनको करना है, तो मैं आपको चाहे फिर आगे लिखा दूं। बाकी ये वैसे है नहीं इसके अंदर, है ना, पढ़ना भी नहीं रहता है। तो इसमें जैसे पिनाकोल हुंसडीकर और वुड्स रिएक्शन ये सारा पढ़ रखा है, तो इसको कर लीजिए। बाकी लिखवाना है तो मैं चाहे आगे लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, और कोई सा क्वेश्चन इसके अंदर जो नहीं बना? अच्छा, इसमें अगली क्लास में यदि आपने आज नहीं बनाया हो, क्योंकि कोई कंफ्यूजन इस तरह से रहा हो कि कितना रेस दिया था कितना नहीं, इस वजह से नहीं बनाया, है ना। तो जैसे एक तो होता है कि सर होता तो भी नहीं करके आते, एक इतना टाइम नहीं है या नहीं करते, वो तो मान लो इस वजह से नहीं किया हो तो आगे भी पूछ सकते हैं। चलो बन गया और क्वेश्चन, है ना। चलिए अब थोड़ा सा, अब देखो, अब इसमें कौन सा नंबर का रेस था ये, 33, 33, तो अब कितना, 2 रेस और बचा, 34, 35, तो उसको यार अगले टर्न पे खत्म कर लो रेस का काम, तो है ना। 34, 35 की मैं आंसर्स डाल दूंगा, एक बार आप सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नहीं बने उस पर ट्राई करना। तो दोनों रेस आप 34, 35 अगले टर्न पे ये करो। चलिए अब अपन आते हैं शीट में। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स की शीट निकालिएगा। इसमें सबसे पहले अपन जेई एडवांस के अंदर आते हैं। ठीक है, देखो जेई एडवांस में, इसमें अप टू 5 देखिएगा एक बार। जेई एडवांस में अप टू 5 किसी बच्चे से नहीं बना हो तो वो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज में कौन सी लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज। और यहाँ पे इसमें कौन सा दे रखा है, अल्फा लिंकेज। तो वो बीटा लिंकेज पहचान सकते हैं कैसे है, CH2OH ऊपर है, OH भी ऊपर होना चाहिए। अभी इसमें सी में कहाँ दे रखा है, नीचे ही दे रखा है ना, क्लास में पढ़ने के 5 तक कोई बात है, देखिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ आगे इसमें 10 तक चेक करें। 4th क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, वेरी गुड, है ना। ये कम नहीं समझना चाहिए, नहीं। चलिए जी, अब देखिए क्या है, देखो ये विनाइल ईथर जैसी बात है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये रहता है कि सर लोन पेयर है, उसका H+ से इंटरेक्ट कराए या पाई बॉन्ड का। तो विनाइल ईथर पे हमने एक बात ऐसे की थी, तो यहाँ क्या है कि इसके +M की वजह से ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, बनने वाला इंटरमीडिएट बैक बॉन्डिंग से स्टेबल, तो इस वजह से यहाँ H कनेक्ट किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन ही आ गया। और फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ जैसे आगे अटैक कौन कर रहा है, एल्कोहल, तो आपने इसका अटैक करवाया, तो ऐसे केस में यहाँ क्या आ जाएगा, OR। एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, इधर H, इधर कार्बन, इधर कार्बन, बताइए क्या बन गया, ये एसीटन।
देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा इधर से अभी, सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे इनवर्ट शुगर, मतलब किसकी बात कर रहा है बताओ, ये सुक्रोज की है ना, सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है उसका यदि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बताओ सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना ही चाहिए, फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, देखो क्या बोल रखा है कि यहाँ पे कुछ मोनोसेकेराइड्स है जिनका ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है, जैसे प्लस सुक्रोज प्लस माल्टोज, जो एल ग्लूकोज है, इन सभी का। तो अब यहां जैसे आप जैसे एक तो आपको किसी ऑप्शन में डाउट है या पूरे में, सी ऑप्शन देखिए। देखो पहला तो ये कि जैसे मान लो सारे ऑप्शन देखें कि इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, नहीं सुक्रोज का ये रहता है। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस ग्लूकोज एंड माइनस फ्रक्टोज, तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखिए कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज, तो यहाँ पे ये जैसे इन्वर्ट शुगर मतलब क्या है, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है क्योंकि इसका इक्विमोलर मिक्सचर ये रहता है। अब देखो यहाँ जो अल्फा डी ग्लूकोज है, आप देखिए एल ग्लूकोज का कितना दे रखा है ऑप्टिकल रोटेशन इसके अंदर, -52। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा यहाँ, +52, क्योंकि ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, अच्छा डी फ्रक्टोज तो ऊपर किसका दे रखा है, नहीं एल फ्रक्टोज का दे रखा है। एल फ्रक्टोज का कितना दे रखा है, +92। तो बताओ यहाँ ये किसका, मतलब ऊपर दे रखा है एल फ्रक्टोज का, तो डी फ्रक्टोज का बताओ कितना हो जाएगा, -92। तो अब बताओ डिफरेंस कितना आया, -42। लेकिन देखो ये क्या है, हाँ माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब ये इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, तो हम लोग जो स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे पर मोल के हिसाब से ये बात करेंगे। तो इसलिए हाँ, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ जैसे ये और ये इनका मिलाकर यहाँ पे आया, हम लोग क्या है कि पर्टिकुलर एक की बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन उस पे, तो इसलिए यहाँ पे पर मोल की बात करेंगे तो -20 यहाँ आ जाए। तो डेटा यहाँ दे रखे हैं, उनका साइन किस लिए चेंज करना है, क्योंकि ये डी है और जो गिवन क्वेश्चन में है वो एल यहाँ दे रखा है। अच्छा 10 तक और चेक कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अच्छा डाउट वगैरह आपने ट्राई किया है, ध्यान दीजिए, सीखने में भी ध्यान दे सकते हैं। बाकी ऐसा लगता है नहीं कुछ है तो अपना कुछ भी पढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर अब इसमें कितने क्वेश्चन, 11 तक कोई डाउट हो बोलिए। 11 बना क्या क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनने वाला भी है। इसके अंदर बस थोड़ा सा देखना है कैसे क्या बनाना है, कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। बन गया तो चलिए, अब इसके बाद में सब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव में अप टू 5 चेक करिए, जो कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस हो गए थे है ना, तो उसमें हाँ तो उसकी चलिए अब इसमें देखो और यहाँ चेक कर लो 9 तक। कौन सा 8th क्वेश्चन, देखो 8th क्वेश्चन में आप जब अपन जो भी एनसीईआरटी में अमीनो एसिड्स है वो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर वो जो लिखे हुए हैं, क्योंकि एक होता है अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करना और एक होता है नेचर के अंदर ये। तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप क्या करो, जितनी भी एमाइड लिंकेज है उसको ब्रेक कर दो, तो जो आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो रिंग बनी हुई है ना ये NH, और इधर जैसे यहाँ ये है, ये जैसे C डबल बॉन्ड O, तो आप क्या करेंगे इसमें C डबल बॉन्ड O और इधर नाइट्रोजन ऐसे, तो आप इसको यहां से ब्रेक करेंगे, इधर को इसको यहां से ब्रेक करेंगे, जितनी भी एमाइड लिंकेज है सबको ब्रेक करिए, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, ग्लाइसिन मिल जाएगा। तो एक अमीनो एसिड यहाँ मिलता है ग्लाइसिन। अब आप क्या पूरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद में जो भी अमीनो एसिड्स मिलते हैं, अमीनो एसिड के लिए अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, NH2, तो उन सबको आप देखो तो आपको ग्लाइसिन वहां से मिल जाएगा, तो ये ग्लाइसिन आंसर। 9th क्वेश्चन में देखो, पहले बात तो इसमें NH2 ग्रुप कितने हैं, 2, और 2 कौन से ग्रुप है, COOH। तो कैसा ये पॉलीपेप्टाइड है, न्यूट्रल, न्यूट्रल ये पॉलीपेप्टाइड है। न्यूट्रल का जो पीआई वैल्यू है बताओ किसके आसपास रहता है, 6। तो 6 से कम पीएच पे उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो बेसिक ग्रुप है वो H+ ले लेना है, और 6 से ज्यादा पीएच कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज, मतलब एसिडिक ग्रुप क्या रिलीज कर देगा, H+। और यदि सॉल्यूशन का पीएच 6 ही रख दिया जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, बैलेंस होगा, मतलब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं। तो अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे pH2 पे क्या होगा, ये न्यूट्रल है, पहले तो न्यूट्रल समझ में आया। pH2 पे बताओ कैसा होगा, कैटायनिक फॉर्म। तो ये बताओ कि बेसिक ग्रुप यहाँ 2 है, 2 NH2 है, समझ पा रहे हैं।
तो उन दोनों NH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसे pH इक्वल टू 2, तो एक ग्रुप जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो गया, एक ग्रुप NH3 में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ चार्ज कितना आ गया, 2, क्योंकि इसमें अपने को ओवरऑल मैग्नीट्यूड बताना है, साइन वाइन यहाँ। फिर उसके बाद में pH6 पे तो कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जैसे NH3 वाला ये मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे, ठीक है। pH6 पे कोई चार्ज नहीं, मतलब ओवरऑल बैलेंस। फिर उसके बाद में देखो pH यहाँ पे कितना है, pH यहाँ है 11, तो यहाँ जो COOH है वो COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक ऐसे भी ग्रुप और दे रखा है फिनोल वाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस में। तो ऐसे करके 1 2 3 और यहाँ 4 5 टोटल चार्ज यहाँ पे, क्योंकि अपने को केवल मैग्नीट्यूड देखना है तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। हो गया ये IIT वाला ये, चलिए हाँ। नहीं इस देखो क्वेश्चन एक बार कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, following two acid lysine and glutamine form dipeptide linkage, what are two possible dipeptides? तो इसके अंदर जैसे देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डाइपेप्टाइड की बात करते हैं ना, तो डाइपेप्टाइड में हम लोग जनरली इस तरीके से बता देते हैं, देखो आप NH2 CHR COOH जैसे ये बताया, और फिर उसके बाद में क्या किया, जैसे यहां बताया NH2 CHR और यहाँ क्या हो गया COOH, इस तरीके से। तो इसमें क्या रहता है, जैसे इसका ये H और ये OH, इसका H और ये OH, तो अब जैसे ये अलग अलग टाइप के हैं तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें ये क्या हो जाता है, यहाँ साइड चेन की फॉर्म में ये आ जाता है। हाँ, तो वो एक्चुअली थोड़ा सा अपने को पता रहना चाहिए कि जैसे मतलब कि ये कौन सा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे जो NH2 है ना, उसी से जो लिंकेज बनेगी वो पेप्टाइड लिंकेज होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बताऊं, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया, यहाँ कार्बन फिर COOH, तो एमाइड लिंकेज तो बन जाएगी, लेकिन इसको क्या नहीं बोलेंगे, फिर पेप्टाइड लिंकेज नहीं बोलेंगे, ये चक्कर पड़ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज O2 में। एक्सरसाइज O2 में अप टू 5 चेक करिए। नहीं नहीं, बायोमोलिक्यूल्स की था, इसीलिए मैंने एक बार अच्छा अच्छा, तो अरे मैं बताऊं क्या था, मैं कल क्या था, मैं आपको जब आंसर की उसमें लिख रहा था ना, तो मैं पूरा हिसाब किताब देख रहा था कि कितना लेक्चर है और कितना ये है। तो फिर बाद में मैंने देखा कि यार कितना होमवर्क पेंडिंग है, तो मैंने इनको मैसेज भी एक किया इनका कि भाई आप ये बताओ कि होमवर्क भी दिया क्या, ताकि मैं ये आइडिया लगाऊं कि इतना बचा है और आगे ऐसे। फिर इनका मैसेज आया बायोमोलिक्यूल्स और ये, तो अब उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन चक्कर ये कि अब आप दो पार्ट में बट गए ना, कि जैसे आपने कार्बोक्सिलिक वाला नहीं अभी वो वाला बनाया है ना, हाँ आपको दिया कौन सा था? अरे इतना इतना जाने की जरूरत ये नहीं है। तो अच्छा, तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स का होमवर्क नहीं किया, लेकिन ये था कि मेरे को पता रहता तो फिर मैं करके आता, ऐसा कुछ सीन है तो हम लोग ये रोक सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स में अभी, है ना? तो जैसा भी आप देखो, हाँ अच्छा। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करते हैं, ऐसा एक एक बात मैं बताऊं, जैसे कुछ क्वेश्चंस अभी है ना बायोमोलिक्यूल्स के, कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन में ले लेते हैं, क्योंकि अभी ये पार्ट ये चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे मान लो कोई कार्बोक्सिलिक अभी नहीं करके आया तो फिर वैसे चक्कर। तो इसमें एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है सभी बच्चे देख लो, कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि हाँ ये थोड़ा डिस्कशन वाले हैं, फिर बाद में अगले टर्न पे फिर दोनों को हम लोग ये देख लेना है, ताकि वो फिर बैलेंस हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, कुछ एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी चलो सॉल्व करा देता हूं कि इसमें इसके अंदर जो है,
और फिर बाद में ये रहेगा कि अगले टर्न पे कार्बोक्सिलिक का करके, और इसमें जैसे उसके अलावा कुछ रहेगा तो देख लेंगे। अब जैसे देखो 1 to 5 के अंदर आप कौन सा पूछ रहे? हाँ, तो इसमें देखो ग्लाइसिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 pKa वैल्यूज। तो देखो पहले बात तो ये है कि ग्लाइसिन pK वैल्यू से कैरेक्टराइज होगा। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे NH2 CH2 COOH। तो एच सच ग्लाइसिन तो स्पेसिफिक क्या है कि ग्लाइसिन कैरेक्टराइज इस तरह से होगा कि आर की जगह बताओ क्या लगा हुआ है? एच लगा हुआ है। वो पीके वैल्यू से कोई ऐसा नहीं कि इसका, क्योंकि इसका पीके वैल्यू तो डिपेंड करेगा ना कि वो कितने पीएच में ये रखा हुआ है। टेटाइनिक फॉर्म में हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए इसके साथ यहाँ नहीं गए, है ना। चलो अब देखो, आप जिन बच्चों ने नहीं किया और बाद में करेंगे तो 1 to 5 तो में ऐसा कोई दिक्कत ये नहीं आएगा। बाकी जैसे देखो आप पूछे और कोई क्वेश्चन देखिए। हाँ, 8th क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। अच्छा, 8th क्वेश्चन को एक काम करते हैं। हाँ, आप लोग क्या करो, आप अपनी कॉपी 8th क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के लिए अपन डीएनए आरएनए एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, अपनी बायोमोलिक्यूल्स की शीट में डीएनए आरएनए, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी अपने को वो बाकी है, उस पर बात करनी है। डीएनए आरएनए निकालो। देखो इसमें एक बार मुझे पेज नंबर बताओ, किस पेज पे ये है? 160 पे देखो। हाँ देखो, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं। पहले बात तो ये है कि जो डीएनए आरएनए ये सब टॉपिक्स है बायो, और इसके अंदर हम लोग उतना मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए आप इसमें बहुत कुछ जानना चाहें तो फिर जरूरत भी नहीं है, और फिर आप गलत जगह एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्योंकि अपन क्या है उतना, ये सब जो टॉपिक्स है ना वो जो 9th-10th में ये पढ़ते हैं उतना सब पे है। तो मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपसे क्वेश्चंस बन जाने हैं, आपको समझ आ जाएगा। और मतलब उसमें वो सब चीजें होती है ना, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम बात कर सकते हैं, ये बताओ कैसे क्या, इन सब में ऐसे नहीं। तो आप देखो मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि फिर क्या होगा, जेई मेन वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और ये सब बस आप ध्यान से समझना, कुछ लिखना हो तो इसमें स्पेस है। पहले आप देखो एक बात समझिए, देखिए क्या होता है कि बताओ जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? सेल। उसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस, है ना। जैसे ये सेल है और इसमें क्या हो गया? ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या रहता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं वो उन क्रोमोजोम्स के थ्रू होते हैं। तो इन क्रोमोजोम्स ये किससे बने होते हैं? तो ये क्रोमोजोम बने होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। यदि हम इन क्रोमोजोम्स की बात करें तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कई बार होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती है, हालांकि वो ट्रांसफर हो ही ये जरूरी नहीं है, ये कुछ ट्रांसफर हुई। जैसे इन जनरल, जैसे मान लीजिए कई बार डॉक्टर्स इस तरह से पूछते हैं कि भाई आप मान लो कोई किसी पेशेंट में डायबिटीज के कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो और उसमें थोड़ा सा डॉक्टर को यह है कि मैं इस पेशेंट की जांच कराऊं या नहीं कराऊं, तो पूछ लेते हैं आपकी फैमिली में पेरेंट्स को कोई डायबिटीज है? तो वो बोल देते हैं है। तो ऐसे केस में एक बार ये होता है टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैरेक्टर्स, वो डायबिटीज और ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर हो। जैसे जो गंजापन होता है वो भी इसमें आता है, वो ट्रांसफर हो जाता है अगले से इसमें, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि इन सब में म्यूटेशन वगैरह भी ये रहता है। कान पे जैसे बड़े बड़े बाल का होना, ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रांसफर हो सकता है। और भी हाइट हो गया, कई बार होता है कलर जो रहता है कि जैसे मदर फादर में कलर में डिफरेंस, स्किन कलर में, तो वो अब जो बच्चा है उसमें कौन सा है तो डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर क्या है उसमें ये हुआ। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, हाइट हो गई, चेहरा किस में मिल रहा है, क्या है दैट, ये सब चीजें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर ये हो सकते हैं। तो ऐसे में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम में क्या रहता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड यार दो तरह का होता है, एक तो होता है डीएनए और एक क्या होता है? आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड है जो इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ये रहता है। अब देखो क्या होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा सुनना, देखो आप सुनेंगे उससे पता क्या फायदा होगा, फिर जब आप रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ समझ देखो, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखो एक टर्म होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले तो ऐसे केस में न्यूक्लिक एसिड बनता है।
तो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग एक टर्म दे सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये रहता है कि चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड क्या? तो न्यूक्लियोटाइड खुद कुछ चीजों से मिलकर बना होता है, ध्यान देना। एक होता है पेंटोज शुगर, इसको लिखना है तो बाद में लिख लेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा समझ आ जाएगा, बस आप ध्यान। जैसे पेंटोज शुगर प्लस यहां पे होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का मतलब ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन हो प्लस फॉस्फोरिक एसिड, प्लस फॉस्फोरिक एसिड। जैसे हम लोग उसका एक तरह से न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करें ना, तो हम लोग पहले यहां से होते हुए इधर, देखो ये तीन चीजें कौन कौन सी बताओ? पेंटोज शुगर, और बताओ क्या? नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों इनके मिलने से बताओ क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बना, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर मतलब पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बताओ? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक डीएनए और एक आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा? क्रोमोसोम में, जो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर। इस तरह से यहाँ ये रहता है। अब बात ये आती है कि आखिर डीएनए आरएनए में अंतर क्या है? तो अब देखो, डीएनए पे थोड़ी बहुत बात हम कर सकते हैं, आरएनए पे, लेकिन आरएनए फिर का फर्दर क्लासिफाई हो जाता है, और ये सब बायो में बहुत डिटेल, बहुत डिटेल यहाँ पे ये है। तो अपने को एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ बात कर लेनी है, तो थोड़ा सा अपन और इसके एक बार इन सब में कि डीएनए आरएनए क्या और ये सब मिलकर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड ये कैसे बनाएगा, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। एक बार के लिए आप इतना साफ लिख लो, यही शीट में साइड में कहीं पे भी जगह हो। ये सब शीट में थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरह की फॉर्म में एक बार लिख लो कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड यहां बन जाता है। अब देखिए, इससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो यार, अब है ना, अब यहाँ एक क्या बात करनी पड़ेगी, चलो फॉस्फोरिक एसिड तो है जो भी है फिक्स है, लेकिन अब हमें ये याद करने पड़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं, उनकी स्ट्रक्चर पे जेई मेन में, जो अभी जेई मेन हम लोग बात करें वहां देखना वही सब जो क्वेश्चन। और एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब कितने कार्बन की शुगर? 5 कार्बन की शुगर। अब सभी स्टूडेंट अपनी शीट में देखो, यहाँ पे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक के नीचे लिखा हुआ है बीटा डी राइबोज, तो उसको ऐसे ध्यान रख लो सिंपल डी राइबोज या राइबोज। और बताओ दूसरी कौन सी है? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। तो जो राइबोस लिखी हुई है उसके इधर एरो लगा के लिख सकते हैं इन आरएन, हाँ आरएनए के अंदर ये होती है राइबोस। राइबोस के आर से ध्यान रखो किसमें होगी? ये आरएनए। और जो राइट साइड में लिखा है डीऑक्सीराइबोस, तो डी से ध्यान रखो ये किसमें मिलती है? डीएनए। तो डीएनए आरएनए में एक तो जो पेंटोज शुगर है ना, इस पेंटोज शुगर से ही एक अंतर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो देखो, पेंटोज शुगर, राइबोज इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज 2 डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। इस पेंटो शुगर से सबसे पहले क्या होता है? बेस कनेक्ट होता है, बेस। अब बेस देखो क्या होता है, डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक बेस होते हैं। देखो यहां देखो, एक तो स्ट्रक्चर देखो एडिनिन। अब आप जेई मेन के क्वेश्चन में एडिनिन इनमें से कौन सा, तो आपको स्ट्रक्चर, तो मैं तो एक सजेशन दूंगा कि आप इनको चारों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो या पहचानने की। देखो बताओ, एडेनिन ग्वानिन में कितनी रिंग है? 2। और साइटोसिन और ये थाइमिन, इसमें कितनी की रिंग है? 1। और आप थोड़ा सा कि देखो थाइमिन है तो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है,
दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, इधर एक, मतलब आपको पहचानना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो देखो 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में। आप जो ये रिंग बनी हुई है, यहां देखो एक लाइन लिखी हुई है, डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। नीचे उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आरएनए में और डीएनए में क्या अंतर है नाइट्रोजनस बेस में, कि आरएनए में जो मतलब डीएनए का जो थाइमिन है उसकी जगह बताओ आरएनए में क्या मिलता है, यूरेसिल में। ये इन दोनों देखो, ये लाइन लिखी हुई है ना, 2 लाइन में पूरा लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि डीएनए में। चलो अभी तक ये बताओ क्या क्या डिफरेंस आया। शुगर में तो क्या डिफरेंस आया, आरएनए में शुगर बताओ कौन सी, राइबोस, है ना। और यहाँ पे डीएनए में बताओ कौन सी, डीऑक्सीराइबोस। अच्छा, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की बात की जाए, यहाँ नाइट्रोजनस बेस ये रहे, तो वो लोग नाम बोलो, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल। चलो अब देखना, जब पेंटोज शुगर से, पेंटोज जैसे हम डीएनए की बात करें तो उसमें जैसे पेंटोज शुगर उससे बेस कनेक्ट हो गया, तो इन दोनों के कनेक्ट होने पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे बताओ, न्यूक्लियोसाइड। अब वो बेस कनेक्ट कैसे होता है, तो देखो अब इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है उसमें लेफ्ट वाली स्ट्रक्चर देखो, और लेफ्ट वाली स्ट्रक्चर में 1 नंबर कार्बन पे बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, बेस। उसको थोड़ा बेस को अंडरलाइन कर लो, कि जब पेंटोज शुगर से वो बेस मिला तो बनने वाली स्ट्रक्चर को बताइए क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। देखो नीचे जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, क्या लिखा हुआ बताओ, वो न्यूक्लियोसाइड। बोलो यार समझ आ रहा है ना। चलो अब देखो आगे, पेंटो शुगर से बेस कनेक्ट हुआ तो न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फोरिक एसिड कनेक्ट हो जाए तब इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब आप देखो राइट वाली स्ट्रक्चर देखो, उसके 4th नंबर या 5th नंबर कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में यहाँ कनेक्ट हुआ है। तो बताओ अब ये जो स्ट्रक्चर है, देखो नीचे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। बोलो यार बोलो। तो इसका मतलब जो पेंटोज शुगर थी उसके एक कार्बन पे, तो इधर ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे अपन। देखो पेंटोज शुगर जो थी उसके एक कार्बन पे तो क्या कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजनस बेस, तो ये बना। और फिर उसके एक कार्बन 5th नंबर कार्बन पे क्या कनेक्ट हो गया बताओ, फॉस्फोरिक एसिड। तो अब जो ये है ना यार, ये तैयार है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है ना, आपको आप अपनी शीट में देखो जो राइट साइड वाली रिंग बनी हुई है, ये न्यूक्लियोटाइड। जैसे देखो इधर ध्यान दो, एक न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके नीचे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप देखो उसके नीचे डायग्राम देखो, उसके अंदर यहाँ जो नीचे डायग्राम बना हुआ है उसमें लेफ्ट साइड में देखो, उस लेफ्ट साइड में जो 2 रिंग बनी हुई है, बोलो 2 रिंग बनी हुई है, उसमें जिस जिस कार्बन पे बेस लिखा है यदि मैं उसको 1 नंबर दूं तो आप 3rd नंबर वाले कार्बन का OH देखिए। बोलो यार समझ पा रहे, 3rd नंबर वाले कार्बन का। और जो नीचे वाली रिंग है उसमें 5th नंबर, आप नंबरिंग करो देखो एक बार अपने उसमें, मैं बताता हूं ऐसे हो सकता है। देखो ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और इसमें यहां लिखा हुआ है शुगर। आप देखो इस डायग्राम में यहां पे लिखा हुआ है बेस, देखो यहां बेस लिखा हुआ है, तो इसको 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, तो यहाँ जो OH। और जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है सेम ऐसा ही, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये 5th नंबर वाला कार्बन, ये 5th नंबर वाला कार्बन, ये 3rd नंबर वाला कार्बन जहां OH है, और जहां 5th नंबर वाला कार्बन। अब समझ पा रहे हैं ये, है ना। तो नंबरिंग कर लीजिए ऊपर वाली इसमें, देखो ये पेज नंबर कौन सा है जिसपे हम बात कर रहे हैं, 161। उसमें ऊपर ही ऊपर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड में जो 3rd नंबर वाला OH, और यहाँ पे 5th नंबर पे जो ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे 5th नंबर पे देखो यहाँ एक OH है फॉस्फोरस पे। तो बताओ ये आपस में मिलकर क्या रिलीज कर देंगे, वाटर। और इनके बीच में जो लिंकेज बनती है उस लिंकेज का नाम देखो इस स्ट्रक्चर के ऊपर लिखा है, मतलब उससे प्रीवियस पेज पे नीचे नीचे, कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय phosphodiester linkage between 5th and 3rd कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। अंडरलाइन करिएगा उसको। बोलो यार क्लियर हो रही है बात ये,
है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्ट यहाँ पे हो जाए। बोलो यार बच्चों, ध्यान दे रहे हो आप? आ रहा है समझ में, है ना। चलिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा कि ये बताओ कि पेंटोज शुगर सबसे पहले किससे कनेक्ट होगा? बेस। आप ऐसे याद रखो कि सबसे पहले बेस तैयार करना है, तो पेंटोज शुगर बेस से कनेक्ट हुआ, मतलब जैसे 5 मेंबर रिंग है और ये बेस से कनेक्ट हुआ, तो बताओ इससे जो स्ट्रक्चर बनी क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। फिर यहाँ पे जो 5th नंबर का कार्बन है उस पे हमने फॉस्फोरिक एसिड को कनेक्ट किया, तो जो स्ट्रक्चर बनी बताओ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे शुगर हो गई, उसके एक पे बेस लग गया, यहाँ पे फॉस्फोर, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर ये, और फिर उनमें H2O रिलीज होकर आपस में लिंकेज बन गई, और बताओ ये एक क्या तैयार हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड। बोलो यार, है ना। चलो अब ये क्या होता है? इसका डबल स्ट्रेन मॉडल होता है डीएनए का, आरएनए में एक सिंगल स्ट्रेन ये होती है। तो जैसे एक न्यूक्लियोटाइड की ये लेयर है और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की ये लेयर है, 2 लेयर यहां हो गई। अब इन दोनों लेयर को हम लोग पकड़े और ऐसे फोल्ड कर दें। जैसे आपने ऐसी सीढ़ियां देखी हैं जिसमें ऐसे घूम कर ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ता है ना। बस वो उस तरीके से कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और पकड़कर इनको ऐसे घुमा दें, तो ऐसे करके एक डबल हेलिकल मॉडल, उसका डायग्राम भी इसमें बना हुआ है। अब इसमें पता है क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें आपस में H बॉन्डिंग होती है, तो H बॉन्डिंग के लिए एक ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डीएनए, डीएनए में क्या रहता है इस तरह से कि जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ ATCG ऐसे बोल के ध्यान रखो कि जब H बॉन्डिंग होती है, जैसे डबल हेलिकल मॉडल, इसको हमने ऐसे घुमाया, तो जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें H बॉन्डिंग होगी, तो डीएनए में बताओ एडिनिन के साथ कौन कनेक्ट होगा? थाइमिन। बोलो यार, बोल, है ना। और साइटोसिन के साथ कौन? ग्वानिन। ये जो है ना, ये देखो ये बायो टॉपिक आ गया, जैसे आपके लिए नया है वैसे ही जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा कोशिश करिएगा, क्योंकि इतने में अपना काम चल जाएगा। बाकी आपका ये डिपार्टमेंट है ही नहीं, वरना तो आप बहुत इसको डेप्थ में पढ़ते ये सारा। तो ऐसे करके यहाँ एक डबल हेलिकल मॉडल ही आता है। बताओ डीएनए की दोनों स्ट्रेन्स आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड रहती है? H बॉन्डिंग के, है ना, H बॉन्डिंग। अब ये सारा हो गया। अब देखो इसमें आरएनए वगैरह के बारे में, ये एक सिंगल स्ट्रेन होता है आरएनए, और आरएनए जो होता है 3 तरह का होता है, मैसेंजर और राइबोसोमल एंड ट्रांसफर। अब इनमें आगे डिटेल पढ़ो तो आरएनए कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे क्या होता है, बहुत 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 कुछ होता है, वो सब आप देखते रहिएगा। तो डीएनए में यदि आपने इतना समझ लिया, अब उसके बाद में आप एनसीईआरटी ये बहुत बढ़िया से इसमें लिखा हुआ है, इसकी थ्योरी। आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में लिंकेज का नाम बताओ, एडेनिन किससे कनेक्ट होगा, साइटोसिन किससे कनेक्ट होगा, ये सब क्वेश्चंस। और ये जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करना, इन्हीं में से क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन कोई बन सकता है पूरे, मतलब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बन गया इसमें, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो इसी इसी में क्वेश्चन बनते जाते हैं कि ये सारा रहता है। तो हम लोग एनसीईआरटी जितना पढ़ के चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन बन गया तो वो ठीक है। अब देखो उसके नीचे एक टेबल बनी हुई है विटामिन की, उसको भी देख लीजिए एक बार पेज नंबर हाँ ये रहा। हाँ, विटामिन में देखो, एक तो इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है विटामिन DEKAR फैट सोल्यूबल। मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था याद करने का, WBC से ध्यान रख लेना कि विटामिन बी एंड विटामिन सी बताओ कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना। ये सोल्यूबिलिटी वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट, मतलब जो जिनमें आयनिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी होती है वो पानी में सोल्यूबल, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात की रहती है। अब इसमें देखो जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, अब देखो विटामिन बी के टाइप्स हैं, विटामिन B1, B2, B6, तो अब इनके नाम होते हैं, नाम नीचे ब्रैकेट में लिखा है। जैसे विटामिन B2 उसका क्या नेम है बताओ? राइबोफ्लेविन। ये याद करना रहेगा यदि आपको विटामिन। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको जैसे ये है कि यार विटामिन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब जेई मेन वाली एक्सरसाइज में देख लो विटामिन पे क्या क्या आया हुआ, आपको आइडिया लग जाएगा। वो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ इस तरह से कि विटामिन B6 इनमें या विटामिन B2 क्या होता है, तो ये नीचे इनका केमिकल जो नेम है, तो वो इसको ये ध्यान रख लेना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनमें सबसे पहले जैसे विटामिन की यही लिस्ट है, आपने इसको जैसे 2 बार पढ़ा तो आपको लगेगा आपको याद नहीं हुआ, या 2 बार पढ़ा मतलब ऐसे नहीं कि उसको हमने 2-3 जैसे 15 मिनट दिया आज मैंने विटामिन के लिए, 10 मिनट दिए, चलो ठीक है पढ़ लिया, ठीक है, फिर जस्ट 1-2 दिन बाद में मैंने इसको 10 मिनट और दिया, ऐसे 3-4 बार में भी लगेगा कि यार कोई ऐसा नहीं। लेकिन आगे फिर क्या होगा कि आपको कुछ कुछ याद आना स्टार्ट होगा, और दूसरी बात आपके सामने ऑप्शंस भी ये रहेंगे,
तो आपकी जेई मेन एग्जाम जैसे पास में आए ना, कि जैसे अब जेई मेन के महीने डेट में नहीं है, तो आप क्या करो, अपने दिन भर का 20-20 मिनट या सुबह का कोई भी टाइम, यार ये मैंने कुछ शॉर्ट आउट कर लिया विटामिन की, या शॉर्ट आउट नहीं किया तो मेरे पास जैसे ये यहाँ लिखा है विटामिन, मैंने कुछ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लिख लिए इस तरह से, और डीएनए पे कुछ शॉर्ट आउट ऐसे कर लिया। और अब क्या करना है कि मेरे को 10 मिनट रोज इनको पलट लेना है। तो ये जो एक स्मार्ट वर्क है ना, कि आपने क्या किया, एक बार थोड़ा सा अभी या कभी भी थोड़ा सा ये मान लो थोड़ा देखिए उसको और रफली लिख लिया, और 5-10 मिनट रोज दे देना, बस ऐसे देख लिया इसको ये सब। तो आपको कुछ दिनों में लगेगा कि यार अब यदि मेरे सामने ऑप्शन आया तो मैं उस पर डील कर सकता हूं। ऐसे ये टेकल होते हैं, ऐसे नहीं होगा कि सर अब आज मैं 5 घंटे दे देता हूँ इनमें और इनको रट के ही मानूंगा, 5 घंटे दे दो 10 दिन बाद में दो, इनको थोड़ा बार बार देखना पड़ता है। तो इस तरह की चीजों को टेकल करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो फिर भी चलो जेई मेन है जिसमें आपकी चॉइस है, और ये रहता है कि मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन नहीं करके अदर क्वेश्चंस कर लिए तो भी इतना नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर जो जैसे मान लो ये तो यूनिट है पूरी, अपनी पॉलीमर पूरी यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो यदि आप उधर मार्क्स को लेकर थोड़ा सीरियस है तो आपको तैयार करना ही पड़ता है ना, तो इसलिए बोर्ड में नहीं है तो बहुत बढ़िया, अभी हटा दिया बोर्ड से है ना, चलो हटा दिया तो बहुत बढ़िया है नहीं, जैसे स्टेट बोर्ड भी हो सकता है कईयों के उसमें नहीं हो तो ठीक। चलिए अब देखो इसमें, देखो बताओ ये विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगा, स्कर्वी, जो कुछ पॉपुलर। विटामिन डी, विटामिन डी का बताओ सोर्स क्या होता है मेन, सनलाइट, सनलाइट, हाँ धूप, जादू वाली धूप नहीं है ना। अब इसमें हालांकि देखो जो वैसे ठीक है ये सब सब बातें जानते हैं, लेकिन जब भी ये आए ना, स्पेशली जैसे जो सर्दियों की धूप होती है, जब भी टाइम मिले, बस जैसे मान लो एक आदत में आ गया कि 10 मिनट, कई बार होता है ना खाना खा लिया और फिर क्या 10 मिनट धूप में खड़े हो गए, वो इतना इफेक्टिव होता है, इतना इफेक्टिव, क्योंकि जब विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो मेडिसिन वगैरह ये सब इतना काम ठीक है नहीं करती है इतने सच में, लेकिन जो सनलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब गर्मियों में तो क्या बहुत तीखी धूप हो जाती है, लेकिन जो सर्दियों में 10 मिनट बिल्कुल इस तरह की आदत में लाओ कि आपके हाथ वगैरह पे, फेस पे और इन सब पे थोड़ा सा धूप आए, ये बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी का एक बहुत बेसिक ये सोर्स है, क्योंकि बोन वगैरह की मजबूती होना है ना, और ये सब के लिए बहुत जरूरी। एक जैसे एक विटामिन विटामिन बी 12 वगैरह इन सब की भी, जैसे कईयों के होता है ना, जैसे पाम वगैरह में ऐसे दर्द सा होने लग जाए कई बार, ये सब जो है ना, ये सब एक तो डाइट वगैरह में आप देखो इसके अंदर ये सब चीजें थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं ये। चलो तो इनको याद करना आप, है ना। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन एक बार बताओ, ये पेज नंबर बताओ किस पेज पे अपन क्वेश्चन, 172 पेज पे। अब देखो यार इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करो, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। हाँ, पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करिए। एक्चुअली पता है, देखो जो ये होता है ना ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो डीएनए की दोनों स्ट्रेन होती है ना, डीएनए की दोनों स्ट्रेन वो खुलती हैं। अब एक स्ट्रेन ये हुई, उस पे किसका सिंथेसिस होता है, उस पे आरएनए का, और फिर वो क्या होता है, ये बहुत डिटेल है उसमें, जेनेटिक्स करके और ये सब टॉपिक्स पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या रहता है, जैसे डीएनए की दो हेलिक्स है वो खुलेगा, फिर एक सिंगल स्ट्रैंड पे, फिर उस पे आरएनए का सिंथेसिस होगा, और फिर आरएनए सेपरेट ऐसे ये हो जाता है। तो देखो एक बार डीएनए में क्या इसमें सीक्वेंस है, तो आप देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ए, जैसे ए लिखा है, फिर क्या लिखा है टी, अपन ऐसे लिख रहे हैं, देखो ए लिखा है, फिर क्या लिखा है टी, फिर बताओ टी, फिर क्या हो जाएगा जी, ए, सी, जी, सी, ए, टी। ये डीएनए की एक स्ट्रेन है। मान लीजिए दूसरा डीएनए का ही कोई स्ट्रेन बन रहा होता, तो ए के साथ क्या कनेक्ट होता, टी, और यहाँ टी के साथ ए, जी के साथ सी, यहाँ टी, सी के साथ जी, यहाँ सी, जी, टी, और ये क्या हो गया ए। ये डीएनए का ही कोई पार्ट सिंथेसिस हो रहा होता, लेकिन अभी हमें किसको सिंथेसाइज करना है बताओ, आरएनए। अब आरएनए में टी की जगह क्या कर दे हम लोग, यूरेसिल। तो आप देखो इसको यहाँ कट करो, यू लगा दो, यहाँ कट करिए, यू कर दीजिएगा,
और ये आंसर आ जाएगा फिर, है ना, इस तरह से, इस तरह से था ना। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है, तो दूसरा डीएनए का, तो आपको बस ये पता होना चाहिए ए के साथ टी कनेक्ट होता है और सी के साथ जी, एटी सी जी, एटी सी जी, ये सब, है ना। तो देखो यार, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना, एनसीईआरटी से पढ़ के बच्चा ही करता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूं आप लोगों को समझा सकता हूं, क्योंकि इसमें लिमिटेशन तो आ जाएगी उस वे में कि यदि बहुत कुछ आप जानना चाहें तो फिर जरूरत भी नहीं है, और ये सब तो आप कोशिश अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा करो, है ना, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना करना, बाकी मैं पढ़ के जितना आपको बता रहा हूँ वो बता ही रहा हूँ ये सब टॉपिक्स में। अब देखो इसमें बाकी आप इन क्वेश्चंस पे ट्राई करिएगा, इसमें बाकी तो फिर ये बन जाना चाहिए। अब यहाँ S1 में देखो, S1 में पहले आप पूछो क्वेश्चन, देखो वो फिर है पहला क्वेश्चन। हाँ देखो पहला क्वेश्चन ये है, एक बार S1 का सभी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, है ना, ताकि फिर बात। देखो फ्यूरेनोज रिंग कितना बताओ किस में होती है, बताओ फ्रैक्टोज में कितना मेंबर रिंग होती है, वो 5 मेंबर। और उसके बाद में पाइरेनोज, ये कितने मेंबर होती है, 6 मेंबर। देखो ये जो रिंग होती है ना 6 मेंबर रिंग, इसमें क्या रहता है, जैसे 6 मेंबर रिंग दैट मींस जैसे साइक्लोहेक्सेन फॉर एग्जांपल। अब साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में होती है, चेयर फॉर्म में। अब ये चेयर फॉर्म में क्यों रहने की टेंडेंसी रखती है, यदि इसके पीछे सोचें तो यहाँ क्या होता है, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक को बोलते हैं एक्सियल और एक को बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्चुअली चेयर फॉर्म में ये एक्सियल इक्वेटोरियल रिपल्शन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो जो इसकी एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना, तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स बीच में बनती है, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर। तो उन सभी में चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होती है। यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल, मैंने आपको आइडिया दिया था ना एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का भी। तो एक्चुअली जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में चेयर फॉर्म पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे ये समझाते हैं कि आखिर इस तरह से रहने के पीछे मकसद ये है कि इनके बीच में रिपल्शन, क्योंकि जैसे बोर्ड फॉर्म हमने बताई कि यदि ये बोर्ड फॉर्म में रहेगी तो वहां रिपल्शन ज्यादा लगेगा, कैसे लगेगा ये सब चीजें समझाते हैं। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, अब ये रहता है कि जब ये तरह की फॉर्म है तो बोर्ड फॉर्म वगैरह कैसे बनती है, तो काफी कुछ है, मतलब इसमें एक लेक्चर चेयर फॉर्म पे पूरा लिया जाता है। तो इस तरह की फॉर्म में, तो अब इससे जो छोटी रिंग होगी जैसे 5 मेंबर, तो ये 5 मेंबर रिंग पे भी यहाँ पे क्या है, CH बॉन्ड है। तो इनमें क्या होता है कि ये तो इस तरह की किसी स्टेबल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं पाती हैं, तो ये एनवेलप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ये हो जाती हैं, मतलब इस तरह की फॉर्म में ये आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ, देखो मेरे पास कोई शीट हो 11 की, एक बार देखिए 11th की, क्या 11th में तो थ्योरी नहीं होती, मेरे पास लीडर बैच की कोई शीट होगी, उसमें मैं आपको एक सेकंड, लीडर बैच में थ्योरी देते हैं बच्चों को, इसमें ये लिखी रहती है, नहीं आपके तो वैसे भी पढ़ा दिया जाता, उनको भी पढ़ा, लेकिन उनके क्या रहता है बहुत कुछ कराना रहता है बहुत स्पीड से। रुको एक सेकंड, एक तो देखो जस्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे ये सब का। इसमें स्टीरियो के अंदर कन्फर्मेशनल जो है, देखिएगा एक बार देखना यहाँ, देखो इसके अंदर क्या है कि ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर दिख रहा है, ये 5 मेंबर रिंग है ना। हाँ कोई बात नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, है ना, ये 5 मेंबर रिंग है और ये यहाँ पे लिखा है एनवेलप फॉर्म, ये इस तरह की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए, जैसे 5 मेंबर रिंग है ना, ये एनवेलप फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए, है ना, ये इस तरह की फॉर्म में। अच्छा इसमें क्या रहता है कि ये जैसे डिफरेंट फॉर्म्स होती है, कर्व वगैरह, आप पूरा कंफर्मेशन पढ़िएगा तो इसके अंदर ये पूरा ये चेयर फॉर्म है और बीच में डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स ये इसमें ये कन्वर्ट रहता है ना। नहीं कोई बात नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा आपको मैं ये बताऊं कि बस वो एनवेलप फॉर्म मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है 5 मेंबर रिंग, बस इतना सा ये बात है। आप कंफर्मेशनल पढ़िएगा समझ में, जैसे 6 मेंबर रिंग किसमें चेयर फॉर्म में स्टेबल ये हो जाता है, तो इनके बारे में इतना सब कुछ पढ़ते नहीं, 5 मेंबर रिंग 4 इन सब के कुछ नहीं, ये तो एक क्वेश्चन दिया है। अब इसमें
इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना, जैसे O2S1 सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के जो और जेई लेवल से अपर के लिए प्रैक्टिस के लिए ये, जैसे फ्यूरिनोज एनवेलप फॉर्म है, ये ना कभी जरूरत पड़ी है ना कोई एक्सच कहीं पे ही रहेगा, लेकिन वही है ना कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाली बात है, तो उस हिसाब से ही रहा है। चलो अब अपन देखो वापस इस पे एक बार आते हैं। एक सेकेंड, अब आप एक काम करो, एक एक बार मुझे थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, है ना, तो फिर डिस्कशन में और फिर ये देखते हैं। तो आप इसमें एंथ्यू शीट में ये इधर आया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ निकालो एक बार। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कुछ पेज नंबर बोलिए कितना है। इन्होंने क्या, एक फाइल जो है ना पूरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक पॉलीमर सबका एक कॉमन फाइल बना के और ये दे दी। पेज नंबर 2306। हाँ, अब बताओ, यहाँ डिटर्जेंट्स वगैरह पे बात कर ली थी हमने। हाँ, फूड प्रिजर्वेटिव पे आते हैं। हाँ बस आ जाओ, ये तो वैसे तो आप ही को पढ़ना है यार, ये तो मैं तो आपको बातचीत कर लेता हूँ बस आपसे, और क्या। देखो फूड प्रिजर्वेटिव में देखो फूड प्रिजर्वेशन में एक तो सॉल्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे पहले के जैसे सॉल्ट हो गया, ऑयल वगैरह, पहले क्या, जब ये सब केमिकल्स नहीं थे तो आप देखो घर घर वगैरह में ये जो अचार वगैरह है ये साल भर तक खराब नहीं होता था। तो ऑयल हो गया और सॉल्ट जो है वो उसको एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में आ गया। अभी क्या है, एक्चुअली फूड प्रिजर्वेटिव जो है उस जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको जैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स फूड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इनका इंपॉर्टेंस भी है। जैसे होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह फूड ट्रांसफर करना है और उसमें कुछ टाइम लग रहा है, जैसे 3 दिन लग रहे हैं। अब यदि वो इतना तो खराब हो जाएगा फिर जल्दी, तो ये पॉजिटिव वे में यूज ये है कि फूड प्रिजर्वेटिव की हेल्प से इस तरीके का मतलब खाने की कुछ चीज बनाओ और उसमें प्रिजर्वेटिव इस अमाउंट में मिलाओ कि हेल्थ को भी नुकसान नहीं करे, वो फूड को भी अफेक्ट नहीं करे। तो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करे, उसकी जो क्वालिटी है फूड की उसको, तो फिर उस केस में क्या रहता है, वो काम की बात इसलिए हो जाती है कि पैकिंग फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है ये सब। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया कि अब जैसे बहुत ज्यादा, जैसे फ्रूट जूस वगैरह आपने देखा होगा, वो सब में उन सब में क्या होता है प्रिजर्वेटिव। आप देखो जैसे बीच में से एक इश्यू आया था मैगी पे, ध्यान है आपको, मैं हाँ लेड की उसमें प्रिजर्वेटिव। जनरल आटा आप कोई होता है ना वो लगाया जैसे गूथा उसको, वो एक दिन से ज्यादा चलेगा नहीं, 2 दिन मान लीजिए। उसका एक्सपायरी डेट पता है मैगी का, आटे की या मैदा की जो बनी रहती है, 9 मंथ्स। मतलब 9 मंथ्स तक वो खराब नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसमें क्या है प्रिजर्वेटिव। अब वो प्रिजर्वेटिव यदि एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे इशू उठा देखा इसने ये फॉलो नहीं किया, पता नहीं 2-4 दिन बाद में वो इशू गायब हो गया है ना, और फिर से बिकने लग गया ये सब कि ये सारा। तो उसमें अभी जैसे मिल्क अपन काम में ले घर पे 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चले, लेकिन वो जो एक फ्लेवर्ड मिल्क आता है उसका 6 मंथ्स तक खराब नहीं होगा, वो 6 महीने तक। तो ऐसे केस में मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रिजर्वेटिव वो सारे बेकार होंगे कि क्या होंगे, लेकिन जो नेचुरल सोर्स है ना, जैसे कई बार फ्रूट जूस वगैरह है वो वहां से ले, तो उसमें आप पता नहीं उसमें कितना सही है, लेकिन आप केमिकल्स तो इनटेक कर रही हो। इससे बढ़िया क्या है कि जितना नेचुरल सोर्स से कोई चीज मिल रही है ना वो उतनी ही बेटर होती है। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है कि आप कहीं मेरे को देख लो कि यार सर आपके क्लास में ऐसा बोल रहे थे और आप खुद ऐसा बाई कर रहे हो, कि ये वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे और इन सब पे। तो फूड प्रिजर्वेटिव फूड को बचाने के लिए या उसको मतलब उसको खराब नहीं है उसके लिए काम में लिया जाता है। अब देखो एक तो इसमें सॉर्बिक एसिड एग्जाम्पल्स में ये है, आप तो नेम याद रख लो बस, है ना, 1 2 3 4 इस पे कुछ ये लिखा हुआ है, इनका नेम और स्ट्रक्चर वगैरह पे आप देख सकते हैं। चलो इसमें ये तो इसके अंदर इतना ही दे रखा था। अब आप इस शीट में एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट देखो, मैं आपको बता, अब ये सब 11th में पढ़ा देते हैं, लेकिन वो आपको सारा पढ़ा उड़ा के ही और समझा के ही फिर अपन बात ये करेंगे। इसके लिए देखो आप एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट जो है उसके लिए आप पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर निकालिएगा 250। अब देखो यार इसमें है ना, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और पहले भी कुछ क्वेश्चंस ये आ चुके हैं, तो इसको देखिएगा पेज नंबर 250 इस पेज पे देखो। अब देखो क्या है, इसको समझना।
थोड़ा क्लास में थोड़ा ध्यान से समझना और जो मैं बताऊं उस पर अंडरलाइन करिएगा, वो बस आपको काम। देखो क्या होता है, हमने पहले भी बात करी कि जैसे मान लीजिए कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसका डिटेक्शन तुरंत किया जा सकता है क्योंकि आयन बन गया, Fe2+ आयन बन गया सल्फेट, Fe का टेस्ट लगा दो, सल्फेट का टेस्ट लगा दो। लेकिन यदि हमें जैसे मान लीजिए कोई केमिकल है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, ये सब एलिमेंट्स हैं और हमें इनको डिटेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम यह है कि बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये किसके साथ कनेक्ट होगा, कार्बन के साथ। तो बताओ क्या आयनिक बॉन्ड होता है क्या, ये नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है जैसे आयंस बन जाते हैं ना, तो हम लोग तुरंत, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब लिया कुछ मिलाया तो तुरंत प्रोडक्ट या पीपीटी क्यों आ जाता है, क्योंकि रिएक्शन किसके बीच में होती है, आयंस के बीच में। तो अब क्या किया जाता है कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब हेटेरो एटम है, उसको डिटेक्ट करना है तो डायरेक्ट डिटेक्शन तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए यह है कि इसको सॉल्ट फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। जैसे इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे सोडियम इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ऐसे क्या किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ब्रेक करके उसमें आयंस बनाने के लिए क्या सोडियम सॉल्ट बना लिया जाता है। तो 11th में, अब हमारे टाइम में तो लसानी सोल्यूशन वगैरह मैंने बना रखा है सारा, अभी तो पता नहीं क्या। तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड और जिसमें हमें ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा हेटेरो एटम है, तो क्या किया जाता है कि इग्निशन ट्यूब दी जाती है। इग्निशन एक छोटी सी ट्यूब होती है, ऐसे बहुत छोटी सी ट्यूब, इग्निशन ट्यूब, और उसमें ये बोला जाता है कि ये केमिकल मिलाओ पहले तो, और ये केमिकल मिलाने के बाद में इसमें क्या है, सोडियम का टुकड़ा मिलाया जाता है इस तरह से। और अब इसको जो होल्डर आता है टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए रहता है ये, तो आप इसको क्या, इसको पकड़ा, उसके बाद में जो बर्नर है उस पर इसको हीट किया जाता है। और ये बोला जाता है कि जब तक ये रेड हॉट नहीं हो, मतलब यहां से ये तुरंत रेड रेड हो जाता है, तो इसको जब तक इसको गर्म करो, एक बीकर लो, उसमें डिस्टिल वाटर ले, और क्या करो, जैसे ही ये रेड हॉट हो जाए इसको इसके ऊपर लाओ और इसको छोड़ दो। जैसे ही ये जो इग्निशन ट्यूब इसमें जाएगी, पानी के कांटेक्ट में आएगी, ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे इसमें क्या रहता है, यहाँ पर्पज पता है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, जैसे मान लो नाइट्रोजन इसके अंदर है, तो इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना और सोडियम इसके साथ रिएक्ट करके, जैसे मान लो नाइट्रोजन होता है ना, तो सोडियम मिलकर, जैसे कार्बन नाइट्रोजन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सोडियम मिलकर उसके साथ NaCN बना देगा। क्या बना देगा बताओ, NaC। और NaCN बनने से एक तो कौन सा आयन बन गया, Na+ एंड Cn-, तो उसका जो डिटेक्ट करना है वो आसान ये हो जाता है। अब देखो इसमें प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आती है मैं बताता हूँ। जैसे इसको यहां लेके जाते हैं तुरंत रेड हो जाती है, और फिर ये डर लगता रहता है ये यही नहीं फूट जाए। तो क्या किया, जैसे आपने इसको हीट किया यहां से, फिर इसमें जैसे ही छोड़ेंगे तो टूटता नहीं है अंदर जाके, जबकि कंडीशन ये रहती है टूट जाए ताकि पानी में घुल जाए फिर वो सारा। अब क्या है कि जैसे हमारे तो क्या दो दो जनों को बनाते थे पार्टनर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो अब उसमें क्या, जैसे जिसने ये होल्ड कर रखा है उसको तो डर लगता रहता, और दूसरा बोलता रहता देख थोड़ी देर पकड़ा रहे इसको, कुछ नहीं होगा, आपकी बात टूटनी चाहिए, टूटनी, फिर लगता है इस बार तो टूट ही जाएगी, और फिर डाला, फिर वो नहीं टूटता, क्योंकि ये भी क्या थोड़ी थिक आती है। तो इसमें थोड़ा सा परफेक्ट, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए चाहिए। फिर अब ये रहता है 2-3 किया नहीं हो रहा है तो इसको लिया और ऐसे करके थोड़ा इसको, प्रैक्टिकल तो खत्म करना ही है ना, क्या करे थे। अच्छा अब इसको क्या, इसको फिल्टर कर लिया, इसके बाद में इसको किया फिल्टर, और जो ये फिल्ट्रेट आया ना, इसको लोग बोलते हैं लेसाने सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ, लेसाने सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, कि सोडियम जो है वो उसके साथ मिल गया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आप ये देखो कि एक पेज नंबर आपने 250 निकाल रखा है, इसके अंदर देखो कि यदि सोडियम, यदि कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम इसके अंदर हो, जैसे कार्बन तो रहेगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि नाइट्रोजन इसके अंदर है तो सोडियम बताओ मिलकर क्या बना देगा, NaCN। कहने का मतलब जो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें NaCN होगा यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हुआ तो। बताओ सल्फर हुआ इसमें तो बताओ क्या बन जाएगा, Na2S, और यदि हेलोजन हुआ तो बताओ क्या हो जाएगा, NaHCl हो जाएगा। तो आप देखो ऊपर जो 2-3 लाइनें लिखी है इसको पढ़ो तुरंत, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसानी टेस्ट। उस लेसानी टेस्ट को अंडरलाइन करो, जो 250 लेसानी टेस्ट। अब लेसानी टेस्ट को आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो और उसमें लास्ट में अंडरलाइन कर लो कि इस टेस्ट को सोडियम, मतलब लेसानी सॉल्यूशन को सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। और इससे होगा क्या, तो इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कोवेलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक कंपाउंड।
इक्विवेलेंट कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड के अंदर कर, मतलब इसका जो पर्पज है वो ये पर्पज है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का कि कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक में कन्वर्ट कर देना। फिर नीचे जो रिएक्शंस लिखी है तीनों पे टिक कर लो, तीनों आपको कि NaCN बनेगा नाइट्रोजन पे, Na2S बनेगा सल्फर पे, और हेलोजन जो रहेगा वहां NaX बनेगा। अब देखो नाइट्रोजन का टेस्ट, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। आपने लसानी सॉल्यूशन बना लिया, अब क्या होता है पूरे बैच को हमारे तो क्या कि जैसे जैसे पूरी क्लास थी तो 2 बैच बना रखे था, पूरे बैच को सेम टाइप से दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे केस में नहीं बना तो किसी से ले लिया यार, देना मेरे से बन। अब उसने क्या टेस्ट ट्यूब लेना फ्रेशली, मतलब ये टेस्ट ट्यूब लिया साफ और उसमें लसानी सॉल्यूशन लिया। अब शुरू में जब टेस्ट कराते हैं तो बता देते हैं आज नाइट्रोजन का करवा रहे हैं, तो सबको वही करना है। नहीं तो वैसे अब एग्जाम में क्या करना है, आपको एक एक एलिमेंट को चेक करना है। तो नाइट्रोजन का क्या टेस्ट होगा, देखो इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर नाइट्रोजन का टेस्ट। अब बताओ आपने लसानी सॉल्यूशन लिया और उसमें नाइट्रोजन है, तो बताओ इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर NaCN। अब आपको मिलाना है FeSO4 और साथ में H2SO4 कुछ मिला देना है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यार ये रिएक्शन है ना, ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, इसमें ऑर्गेनिक का लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो एक बनता है, आप यहाँ पे प्रेशन ब्लू कलर बनता है, तो आप 2-3 चीजों को यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा। एक तो फेरस सल्फेट FeSO4, एक यहाँ पे जो ये ब्लू कलर है इसको अंडरलाइन करिएगा, और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना है वो आपको पता रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या मिलाया एंड कैसा कलर यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसमें देखो 1-2 बातें हैं जो नीचे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है। देखो एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 नीचे नीचे पेज पे देखो इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये है, देखो यदि हाइड्रोजीन ले लिया जाए NH2NH2, पहले आप सुन लीजिए फिर उसको पढ़ लीजिएगा। NH2NH2 ये टेस्ट नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि NaCN बनने के लिए बताओ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन। तो इसका मतलब जो हेटेरो एटम है वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, कार्बन से कनेक्ट। तो इसमें नाइट्रोजन है लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरी बात, अच्छा आप सबको तो पढ़ा रखी है सारी बातें है ना, 11th में जो मेरे से पढ़े, तो इनको तो ये सारा पढ़ा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है कार्बन से कनेक्ट नहीं है। अच्छा दूसरा देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसमें क्या होता है कि आप जैसे इसको हीट करेंगे तो बताओ ये तो कितने डिग्री पे बताओ एग्जिस्ट कर सकता है, 0 to 5। अब जैसे थोड़ा हीट करते बताओ क्या रिलीज हो जाता है, यहाँ से N2 रिलीज हो जाना है, और N2 रिलीज हो गया तो उसके बाद में तो फिर कहां से ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनेगा। तो देखो ये एग्जांपल 3 और 4 आप पढ़ सकते हैं। इनको 12th में नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए थ्योरी में दे दिया जाता है कि 11th में हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन 12th में और थ्योरी में ले लो। लेकिन जैसे अपन इन सब बातों पे तो डिपेंड, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे भी चांस मिला तो मैं चाहे 11th करा देना, वो सब तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा आप क्या करना कि इतना थोड़ा संभालना इनको, क्योंकि ये तभी मतलब रहेगा जब हम इन सबको पढ़े। तो हाइड्रोजीन ये टेस्ट नहीं देता है, डाइएजोनियम सॉल्ट ये नहीं देना। अब देखो इसके बाद में टेस्ट फॉर सल्फर, दोनों पढ़ लिया आपने ये है ना, इन पे मार्क कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जांपल 3 हाइड्रोजन डज नॉट गिव लेसानी टेस्ट, और ये 4th वाला भी इंपॉर्टेंट है, डाइएजोनियम सॉल्ट लेसानी टेस्ट नहीं देगा नाइट्रोजन का ये। अब देखो टेस्ट फॉर सल्फर, अब सल्फर यदि इसमें होता तो बताओ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको Na2S। अब उसमें लेड एसीटेट मिला देंगे, बताओ PbS का क्या कैसा पीपीटी मिल जाएगा, ब्लैक। तो 1-2 चीजों को अंडरलाइन कर लो, PbS ये तो पढ़ भी लिया होगा आपने ना, हाँ हाँ बिल्कुल ये सब है ना, ये सब तो फिर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सल्फर का ये टेस्ट है, और इसमें देखो आप इसमें एक पॉइंट लगा है, इन केस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, तो दोनों की दोनों प्रेजेंट हो तब Na सोडियम थायोसाइन ये बन जाता है थायोसाइनेट, और इसके बाद में इसमें ब्लड रेड कलर आ जाता है। एक पॉइंट A B के बाद में एक पॉइंट लगा के लिखा ना, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा हेलोजन का टेस्ट, हेलोजन का टेस्ट पता था आपने ये है, चलो ठीक है, फिर ये हेलोजन के टेस्ट वेस्ट में ये HNO3 पहले मिला के और ये सब, चलो फिर ये एक तो ये देखो कौन कौन से टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का, सल्फर का, हेलोजन का, बस ये इंपॉर्टेंट। बाद में फास्फोरस वगैरह पे कोई क्वेश्चन भी नहीं है आगे, ना ही कभी जेई मेन वगैरह ने कुछ पूछा है, ये 3 टेस्ट मेनली आप ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर देखो आगे है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी मोल कॉन्सेप्ट में वैसे कवर हो जाता है। इसके अंदर देखो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, उनको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। वो फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में भी डिराइव करके इन सब में नहीं करेंगे। जैसे देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसके लिए
यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 फॉर्म अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। मिला आपको ये जो एग्जाम्पल 5 है ऊपर, इन दोनों को आप ये बॉक्स में बंद करिए। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, इसमें यदि आपको पढ़ने पर ये फॉर्मूला कैसा है इसमें हेल्प मिलता है तो इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या कि आगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ड्यूमास मेथड ये थोड़ा, जैसे कैरियस मेथड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला क्वेश्चन उससे बन जाए, जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो उस बेसिस पे सारा बता दिया जाता है। तो ये जो ड्यूमास मेथड है इसके अंदर जो फॉर्मूला देखो नीचे नीचे दे रखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो वो आप देख लो पेज नंबर 254 पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाला ही दे रखा है, तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा। उस पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एक एक दो एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो सीधा साधा ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें, यहाँ हो सकता है क्वेश्चन आपको पूरा फिजिकल के अदर कॉन्सेप्ट लगा के, है ना, और वो सारा दिया हुआ हो। उसके बाद में जेल्डोल्स मेथड का एक फॉर्मूला 256 पेज पे कि परसेंटेज ऑफ एन इक्वल टू 1.4 इंटू वी इंटू एन। एन मतलब नॉर्मेलिटी, हाँ नॉर्मेलिटी, वो आप काम में लेते ही है सॉल्यूशन वगैरह में, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अब यहाँ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, ये कैरियस मेथड, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये 2-3 बार काम में आ चुका है जेईई मेन के अंदर। और इसका फॉर्मूला जो है वो पेज नंबर इस पे दे रखा है 258 पे कि परसेंटेज ऑफ हेलोजन इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ हेलोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर हैलाइड। जैसे देखो नीचे इसकी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में भी है तो इतना बड़ा ये लग रहा है, देखो बाकी हेलोजन का भी बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि पता है ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में इस बार जेईई एडवांस में भी क्या किया, एक रिएक्शन सीक्वेंस दी और फाइनल प्रोडक्ट में पूछ लिया नाइट्रोजन, कैरियस मेथड से नाइट्रोजन। ये तो सिर्फ इसलिए कि आपको 11th एनसीईआरटी में है तो फॉर्मूला याद रहे, बस थोड़ा सा वैल्यू पुट किया। मेन ऑर्गेनिक पे ये बात पूछते हैं, इसलिए फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेशन चेक करना और ये इतना मकसद रहता ही नहीं। तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर पूछे, फॉर्मूले आपको ध्यान रहे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। बस इसके अंदर ये इतना सा है, ये 3-4 फॉर्मूले थे कुल मिला के, 4 फॉर्मूले, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक, हाँ ये सब जरूरत है तो देख लीजिएगा, बाकी मेन तो जो मैंने आपको देखो ड्यूमास मेथड, जेल्डोल्स मेथड, देखो ड्यूमास और कैरियस, एक जेल्डोल, ये इसी पे लगभग जेईई मेन पे आए हुए सारे क्वेश्चन, आपको इसका क्वेश्चन बैंक दे रखा है, अपन वो सब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल पे जाके कोई बात हो रखी है तो उस पर आप लोग थोड़ा कोशिश ये करिएगा कि कहीं इक्विवेलेंट्स वगैरह निकालने करने हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। सल्फर में कैरियस वगैरह पे कोई क्वेश्चन आया तो देख सकते हैं, बाकी मेरे को चांस कम ही लगे, यदि आया है तो फिर उसको देख सकते हैं। अब अपने को एक जो है ना, एक ये जो मेथड्स हैं सेपरेशन के, जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ये मैं आपको और पढ़ाऊंगा। अभी देखो, अभी अपने पास थोड़ा टाइम है, एक बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और आप अभी जो वो निकाल रहे थे ना एक्सरसाइज O2 बायोमोलिक्यूल्स की, एक निकालो, देखो एक क्वेश्चन सब बच्चों को सॉल्व करना है। आपको मैं अगले टर्न पे वो सारे मेथड, सेपरेशन टेक्निक्स और वो सारा बता दूंगा। अब इसमें एक्सरसाइज O2 निकालिएगा, O2 या S1 किसमें वो क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ S1 में क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे अपन। पेज नंबर बताइए थोड़ा सा, हाँ पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं पूछता हूं, आप थोड़ा रफली को स्ट्रक्चर बना सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपके इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो एक एक करके, प्रोपेन एंड प्रोपीन, आंसर बोलिएगा नहीं, कौन देना चाहते हैं आंसर उसमें, हाँ जी बताइए। ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, मतलब कोई टेस्ट को रिएजेंट कौन सा काम में ले सकते हैं जिनसे कि हम, ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल सही बात। अब देखो ये बताओ, आपकी शीट में इनके आंसर्स दिए हुए हैं क्या, नहीं, तो अपने को जैसे क्या रहता है कि आंसर में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही, जैसे कोई बोले कि सर मैं तो इसको बेयर्स रिएजेंट वाली बात बोल दूं कि कोल्ड डाइल्यूट, तो चलेगा, है ना, तो एक कोई, तो आपने एल्केन एल्कीन को किससे डिस्टिंग्विश कर लिया, ब्रोमीन वाटर से। ये आपको प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पता ही रहना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा बी, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और एक हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन बना लेंगे, है ना, CH3CH और उसी कार्बन पे 2 CH। इस पे कौन बताना चाहेंगे,
देखो एक बात यहाँ अपने को एक कोशिश करनी है, जब डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन हो ना तो उसमें कोई कलर वगैरह आना चाहिए, तो पीओसी वाला टेस्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे एक बात बताओ, हाँ हाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट लग जाएगा। कैसे कि आयोडोफॉर्म में दोनों सीएल हटकर बताओ उसमें क्या आ जाएंगे, दो ओएच, वाटर रिलीज होगा, क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। लेकिन बोर्ड वगैरह में कभी इस पे नहीं जाएंगे इतना लेवल पे कि ये हेलोफॉर्म पे ही है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया ये क्वेश्चन, इसमें आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है इन दोनों को। कैसे, तो जो बी वाला है उसमें फर्स्ट वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट किसी बच्चे को क्लिक नहीं हो रहा, कैसे क्या, तो आप पढ़ लेना, दोनों सीएल हटकर दो OH आएगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म में NaOH विद आयोडीन काम में लेते हैं, OHCl को हटा के OH लगा देना है, और उसके बाद में यहाँ प्रोडक्ट ये बन जाना है। अब सी देखो, आंसर बोलिएगा नहीं, सी एक बार स्ट्रक्चर लिखो, क्लोरोइथेन एंड क्लोरोइथीन, मतलब स्ट्रक्चर तो बना लेंगे ना, 2 कार्बन की चेन है उस पे Cl लगा है और एक बार एल्कीन पे Cl लगा है। अब देखो ये कोई फंक्शनल ग्रुप एज सच कुछ वो है नहीं, इनमें क्या है कि जैसे आप AgNO3 मिलाएं, और AgNO3 बताओ AgCl का क्या दे सकते हैं, व्हाइट पीपीटी। तो अब व्हाइट पीपीटी जैसे जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो तो बिल्कुल नहीं देगा, और दूसरा वाला बहुत कम देने की टेंडेंसी रखेगा क्योंकि बहुत स्टेबल वो नहीं है। तो इनके बीच में पूछना ये तो थोड़ा सा ठीक ये नहीं है, इनके बीच में कोई ऐसे बातचीत ये करे। लेकिन आपको कोई ऐसा लगे ना कि ऐसे उलझा दिया, तो आप एक्वस AgNO3 आप लिख लो यहाँ पे। वो क्या करेगा, जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है उसके साथ कुछ व्हाइट पीपीटी दे सकता है, बहुत ही कम दे जाए, लेकिन दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अब डी, डी अच्छा, कितने बच्चों ने पहला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा, पहला चैप्टर? अच्छा, तो कुछ बच्चों ने पढ़ा, आप भी बाकी भी पढ़िएगा। आपने उसमें क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा? क्लोरोफॉर्म देखो, क्लोरोफॉर्म जो रहता है ना, यदि उसको ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाए, क्लोरोफॉर्म जो क्लोरोफॉर्म को टेकल करना इसलिए भी मुश्किल वो रहता है, मुश्किल, यदि क्लोरोफॉर्म की बोतल वगैरह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए ना तो फॉस्जीन बन जाता है ना, और वो पॉइजनस होता है। तो अब जैसे उसको एनेस्थेशिया में काम में लिया, बाद में पता चल रहा है यार ये उठ ही नहीं रहा कोई, है ना, जो क्या बना, फोस्जिन वो बन गया। तो एक होता है प्योर, यहां लिखा है प्योर एंड ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफॉर्म। तो प्योर क्लोरोफॉर्म होगा तो उसमें तो क्या हो जाएगा बताओ, CHCl3, ये तो है प्योर। और ऑक्सीडाइज जो है एनसीईआरटी में आप पढ़ना कि यदि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही एक्वस AgNO3 के साथ। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है कि हम लोग ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफॉर्म को, कि क्लोरोफॉर्म को काम में लेने से पहले कैसे चेक करें कि वो क्लोरोफॉर्म प्योर है या ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो उसमें एक्वस AgNO3 मिला दिया जाता है। यदि व्हाइट पीपीटी बन रहा हो तब तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन यहां हो गया है। और यदि ये प्योर फॉर्म में होगा, प्योर यदि यहाँ पे है, तो ऐसे केस में यदि AgNO3 मिलाया जाए तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा है प्योर एंड ऑक्सीडाइज क्लोरोफॉर्म को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो आप ऐसा लिख लो, प्योर क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऐसे केस में फॉस्जिन बन जाएगा और व्हाइट पीपीटी यहाँ दे सकता है ना। तो आप लोगों का चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई मेन हो, वो बहुत दूर है, और लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं ये कुछ, जिसमें कि बहुत कुछ तो हमने लिखकर ही सारा पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारा ये देख लिया। कुछ एक टॉपिक्स में जैसे DNA, विटामिन, और ये जैसे ये जो केरियस मेथड वगैरह ये सब है ना, 2-3 फॉर्मूले हैं, जबकि आप साल भर में कितने फॉर्मूले याद करते हो। यदि इनमें कोई एक क्वेश्चन आए और सीधा फॉर्मूला बेस, तो आपके लिए उल्टा ये बेनिफिट वाला काम कि हमने 2-3 फॉर्मूला याद किया और इसको संभाल लिया। अच्छा, अब देखो ये पैराक्लोरोटोलुइन स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजाइल क्लोराइड, इसको भी AgNO3 की हेल्प से किया जा सकता है, क्योंकि जो बेंजीन पे Cl लगा होगा क्या वो हट पाएगा क्या AgNO3 से, नहीं हट पाएगा, तो एक्वस AgNO3 से कर सकते हैं। तो F वाला करो, आंसर बोलिएगा ना, F की स्ट्रक्चर बनाओ। देखो इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, चेक करो दोनों में, F में फर्स्ट एंड सेकंड में। स्ट्रक्चर बनाओ, एन प्रोपाइल क्लोर, सेकंड वाला देगा, है ना, सेकंड वाला दे। देखो क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 Cl,
इसमें ऐसा होना कि यार सर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का तुरंत कैसे पता चले। देखो Cl को हटा के क्या लगाओ OH, लेकिन हमने देखो एक बात पढ़ रखी है कि जैसे देखो ये क्या है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो यहाँ Cl हटकर क्या है बताओ OH, बताओ यहाँ कैसा ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या टेस्ट दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा सेकंड वाला। तो इसमें सेकंड वाला जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जी बताओ जी में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो। अरे इथेनॉल देगा ना यार, CH3CH ग्रुप है ना। देखो अल्कोहल की यदि बात करें कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देना है, तो यहाँ ये फिक्स हो जाएगा CH3CH, यहाँ OH और यहाँ R, ये क्या दे देगा बताओ, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा जी। अब ये बताओ H में कौन है, दोनों के दोनों आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेनॉल टर्सीब्यूटेनॉल, हाँ एक तो लुकास रिएजेंट से यदि अलग अलग डिग्री के अल्कोहल यहाँ है, साथ ही में आयोडोफॉर्म टेस्ट इनमें कौन सा दे देगा, देखो वो देगा क्या, आइसोब्यूटाइल, स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, आइसोब्यूटाइल दे रहा है कि आइसोब्यूटाइल, देखो CH3 यहाँ पे, और ये आइसोब्यूटाइल मतलब यह नहीं, वो तो कोई नहीं देगा, तो कौन सा हो जाएगा बताओ यहाँ पे, लुकास रिएजेंट ही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब देखो आई देखो 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल, इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, कौन सा दे देगा, 2 पेंटेनॉल, क्योंकि वहां CH3, तो ये आयोडोफॉर्म। ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल बताओ क्या, यदि किसी को ध्यान हो, हाँ OH हो साथ में क्या हो CH3, तो ये क्रिसोल। अच्छा दूसरा बताओ क्या दे रखा है क्रिसोल के अलावा, दूसरा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल मतलब बताओ बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH, बेंजाइल अल्कोहल। बताओ न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, फिनोल वाला टेस्ट कौन सा देगा बताओ इसमें से, फर्स्ट वाला। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट किसके लिए होता है, फिनोल। ये बताओ sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से OH हो, तो वो तो क्या होता है, अल्कोहल, जानते हैं ये बात है ना। तो ये जो है ऑर्थोक्रिसोल एंड बेंजल्डिहाइड में न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अच्छा लुकास रिएजेंट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लुकास बताओ कौन सा दे देगा, सेकंड वाला लुकास दे देगा, सही बात। अच्छा फिर आगे बढ़ो, इथेनॉल एंड, देखो अल्कोहल हो अल्काइल हैलाइड हो तो थोड़ा सा आयोडोफॉर्म के बारे में सोच सकते हैं हम लोग। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इथेनॉल दे देगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जो के होगा उसको आयोडोफॉर्म से देख सकते हैं। अब एल के अंदर फंक्शनल ग्रुप पहचानो, एक तो कौन सा है बताओ, कीटोन, और एक क्या है, अल्कोहल। तो अब कीटो हाँ मतलब आयोडोफॉर्म वगैरह से यदि ये देख रहा नहीं, आयोडोफॉर्म दोनों दे देंगे यार, उससे नहीं होगा। बताओ कार्बोनिल कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताओ, 2,4-DNP, टॉलेंस नहीं, हाँ ब्रैडीज रिएजेंट 2,4-DNP, ऑरेंज येलो PPT यहाँ बनता है, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड हो, एक अल्कोहल हो, तो किससे पहचान सकते हैं आप, 2,4-DNP से आप ये पहचान सकते हैं। बाकी तो अब इसमें ये भी बोल दिया जाता है कि भाई ऑक्सीडेशन करा दो जैसे K2Cr2O7 से, तो K2Cr2O7 से कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और K2Cr2O7 का कलर चेंज हो जाता है, तो उससे भी पहचान सकते हैं। तो आप इसमें K2Cr2O7 लिख लो, 2,4-DNP आप यहाँ लिख लीजिएगा। एम वाला बताओ, एम, हाँ टॉलेंस तो नहीं, कौन सा, फेलिंग, बताओ फेलिंग कौन सा देगा इनमें से, कौन सा नहीं देगा, पहला वाला देगा सेकंड नहीं देगा, ये हम बात करें एम के लिए, एम जो है वो फेलिंग टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अच्छा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हाँ सेल्विनॉफ टेस्ट जो था वो किसके लिए था, कीटोज के लिए था, फ्रक्टोज के लिए सेल्विनॉफ टेस्ट यहाँ लिख सकते हैं। बाकी इसके अंदर देखो वैसे ब्रोमीन वाटर वगैरह है ना, ब्रोमीन वाटर बताओ किसको ऑक्सीडाइज करता है, CHO को, तो CHO किस में मिलता है बताओ, ग्लूकोज में, तो ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हैं ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो केवल ग्लूकोज देगा, और एक सेल्विनॉफ टेस्ट जो होता है वो केवल और केवल जो कीटोज शुगर होती है वो देती है। अच्छा फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, टॉलेंस रिएजेंट, वेरी गुड, जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देता है। फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड, अब यहां पेज फंस गया क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉलेंस टेस्ट देते हैं। अब एसिड्स के लिए कोई टेस्ट बताओ,
बेडीज, हाँ 2,4-DNP एक तो आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल, और एक हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या एल्डिहाइड देगा क्या? नहीं। कौन देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए आंसर लिख लो, पी के लिए आंसर लिख लो, एक तो 2,4-DNP और एक यहाँ NaHCO3, ये टेस्ट दे देगा। अच्छा, यस, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा, हिंसबर्ग टेस्ट हो जाएगा, ये सारे टेस्ट ये हो जाएंगे। अच्छा, आर के लिए देखो, आर के लिए हाँ कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि देखो एक तो हो गई एलिफेटिक अमाइन जब CHO फर्स्ट वाली, सेकंड वाली एरोमेटिक। तो आप क्या करो, जो सेकंड वाला है ना उसके अंदर क्या करो, डाइएजोनियम सॉल्ट मिला लो और बीटा नेफ्थोल मिलाओ, तो उससे क्या हो जाएगा, रेड कलर की डाई बन जाएगी। तो जो सेकंड वाला कपलिंग रिएक्शन से, जो सेकंड वाला है उसमें पहले मिलाओ आप डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट मतलब NaNO2 विद HCl मिलाओ तो क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। सेकंड वाले में NaNO2 विद HCl मिलाओ तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, बीटा नेफ्थोल से रिएक्ट करके वो ये बन जाना। तो ये क्वेश्चन ये था। अब ये देखो कि इसके अंदर आप में से कुछ बच्चों ने तो कार्बोक्सिलिक सॉल्व कर लिया, कुछ इधर ये थोड़ा सा मुझे बैलेंस ये रखना था कि किसी को ये नहीं लगे कि इनका कहना माना किए। लेकिन अब जैसे दोनों ही टाइप के बच्चों के पास अब एक ही टारगेट है कि कोई दूसरा होमवर्क ये करना है, तो अगली क्लास के लिए थोड़ा होमवर्क में जो हम जोड़ रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक का ज्यादा क्वेश्चन है क्या O2S1 में। हाँ, तो O2S1 प्लस आप रेस चाहे एक काम कर लो, हाँ रेस जो है दोनों टर्न के लिए एक एक रख लो, है ना, दोनों टर्न के लिए रेस एक एक रख लो। अच्छा, ये हो गया सेकंड टर्न का होमवर्क। फिर उसके बाद में यदि हमारे पास डिस्कशन के लिए बचता है तो पॉलीमर और बाकी का पार्ट ये बचता है ना। हाँ, तो उसके अंदर आप देखो, उसके लिए हमारे पास एक टर्न है ना। लेकिन अब एक बात बताओ कि आप जैसे उसके बाद में डिस्कशन के हिसाब से, बाकी तो रिवीजन क्लासेस जो भी प्लान होती है वो सब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये बताओ कि अपने को जो पार्ट बच गया, क्योंकि पॉलीमर के अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो सॉल्व आप ही को लगभग करना है, वो मेडिसिन और ये सारा ये, तो उन सबको आप सैटरडे तक खत्म कर सकते हैं या आगे की क्लास कोई प्लान करनी है, एक बार देख लीजिए। जो जैसे अगले टर्न पे कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए वो सेपरेशन टेक्निक्स हैं। फिर सैटरडे को तो पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है 12th का, तो आप सैटरडे तक एक बार देख लीजिए। अच्छा ठीक है, तो अब फिर एक काम करेंगे कि अपन आगे फिर उसके बाद में मैं वहां बोल दूंगा कि मुझे कुछ क्लासेस इसमें चाहिए, तो फिर क्योंकि लास्ट में जैसे क्योंकि है ना, तो इसलिए बाहर नहीं डालना, वो ऐसे नहीं कि करके ही आना है। आप अगले टर्न तक तो इतना करो, फिर उससे अगले टर्न का अपन ने कुछ तय कर लेंगे, फिर जो बच जाएगा उसके लिए मान लीजिए कुछ क्लासेस लगेंगी तो अपन कर लेंगे। चलो ठीक है फिर ना, अभी तो आप जाओ और फिर आगे बात।